ओके, लेट्स बिगिन केस सिनेरियो नंबर 32। ठीक है, काफ़ी अच्छी केस स्टडी है ना, मतलब अच्छी केस स्टडी है। मैंने पढ़ी है, अभी अभी जस्ट पढ़ी है और मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बैक टू बैक रिकॉर्डिंग चल रही है मैंने लास्ट क्लास में बताया था तो। ठीक है, ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया है इसमें, मतलब इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि केस स्टडी काफ़ी सिंपल है, मतलब बताऊंगा तो आपको बहुत सिंपल महसूस हो जाएगी। ठीक है, पापा लिमिटेड, ठीक है, बाप लिमिटेड, पापा लिख नहीं दिया, बाप लिमिटेड तो एकदम फीलिंग आती है। पापा लिमिटेड इज ए लिस्टेड नेशनलाइज्ड बैंक whose face value of share is ₹100 each। ठीक है, हैविंग ऑपरेशन अक्रॉस इंडिया। पापा लिमिटेड एक बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है और उसका ऑपरेशन अक्रॉस इंडिया चल रहा है। ठीक है, इतने में तो वैसे भी क्या ही समझ में आएगा। पापा लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर दास, मिस्टर पास एंड मिस्टर दास एज इट्स सेंट्रल जॉइंट ऑडिटर फॉर द ईयर 23-24। 23-24 के लिए पापा लिमिटेड ने 3 जॉइंट ऑडिटर को अपॉइंट किया है। किस किस को? मिस्टर दास, मिस्टर पास, मिस्टर दास, है ना, डीपीटी। आफ्टर मेकिंग श्योर दैट ऑल ऑफ देम आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज स्टेटरी ऑडिटर ऑफ अ बैंक, मतलब सारे ही सीए हैं, है ना, क्वालिफाइड पर्सन, और क्वालिफाइड है कि अपॉइंटेड हो सकते हैं बैंक के ऑडिट के लिए। पापा लिमिटेड इज इश्यू अपॉइंटमेंट लेटर एज वेल एज एंगेजमेंट लेटर टू ऑल ऑफ देम। अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया और साथ में एंगेजमेंट लेटर भी दे दिया है। द एंगेजमेंट लेटर कंटेंट डिटेल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेमवर्क एप्लीकेबल। ठीक है, जो भी एंगेजमेंट लेटर के अंदर आता है वो सब कुछ इसने इंक्लूड कर दिया है। इट ऑल्सो कंटेन्स द रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट और रिपोर्ट फ्रॉम ऑल 3 जॉइंट ऑडिटर। ठीक है, ये भी अपन एंगेजमेंट लेटर के अंदर लिखवा लेते हैं, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या होना चाहिए रिपोर्ट का। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के अंदर, पापा लिमिटेड हैज एक्वायर्ड अनादर बैंक कॉल बेबी लिमिटेड। पापा लिमिटेड ने बच्चा लिमिटेड को क्या किया? एक्वायर कर लिया, एक्वायर कर लिया, है ना। ठीक है, बाप ने बेटे को एक्वायर कर दिया, बेबी लिमिटेड, छोटी बच्ची, बेबी लिमिटेड। वाइल फाइनलाइजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे थे, सम एडजस्टमेंट वर मेड टू गिव द इफेक्ट ऑफ मर्जर। कुछ एडजस्टमेंट देने थे हमको इस मर्जर से रिलेटेड, है ना। दिस एडजस्टमेंट वर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल ऑफ ₹2 करोड़। इस एडजस्टमेंट के अंदर एक गुडविल था, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ₹50 लाख। ठीक है, 2 करोड़ की गुडविल और 50 लाख का माइनॉरिटी इंटरेस्ट, है ना, तो करीब करीब 2.5 करोड़ का परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, है ना। ठीक है, मैं अलग कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे को लग रहा है कि कच्चे उड़ जाएंगे, सीधी सीधी बात बोलूँ तो। ठीक है, समझ भी नहीं आएगा इतना अच्छे से, पर कच्चे उड़ जाने हैं। अरे यार, अच्छा नहीं हुआ ना। ठीक है, दूसरा कलर लेंगे और इसको हाईलाइट करेंगे अच्छे से। ठीक है, दिस एडजस्टमेंट वर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल। देखो, ये इस एडजस्टमेंट की वजह से जो इफेक्ट ऑफ मर्जर हुआ ना, इसकी वजह से गुडविल अराइज हुई है 2 करोड़ की। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसको अपन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलते हैं, है ना, इन डेस 103 के हिसाब से जो अपने आता है, याद आया कुछ? आ गया होगा याद। 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में एनसीआई आता है। तो ये जो एडजस्टमेंट होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। इनमें बार बार चेंजेस नहीं होता है, ये परमानेंटली एक बार हो जाते हैं, जो हो जाते हैं। ठीक है, गुडविल जो होती है वो भी एक जैसी दिखती है ईयर टू ईयर। सिर्फ कभी अगर इम्पेयरमेंट होता है गुडविल में तो अपन लेस करते हैं, अदरवाइज कोई लेस नहीं होता है। तो है ना, गुडविल और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, ईयर ईयर मतलब ईयर आफ्टर ईयर सेम अमाउंट पे दिखेंगे, है ना। तो मैं मतलब ठीक है, मैं कहीं पे लिख देता हूँ इसको। गुडविल एंड एनसीआई क्या है हमारे? परमानेंट, PERMA, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट है ना। और साथ ही साथ क्या बोला है? द इंट्रा ग्रुप, है ना। ठीक है, मेरे को है ना ये चीज़ आपको पहले से काफ़ी समझाने की चुल मची हुई थी कि मैं आपको बता दूं।
सम इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एडजस्टेड ऑफ रुपीज 15 लाख वर ऑल्सो मेड। ठीक है, जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन होते हैं ना, जो मतलब जैसे बैंक की कोई ब्रांच ब्रांच मतलब बैंक की क्या जो भी कंपनी है, कोई कंपनी है होल्डिंग कंपनी, उसकी जो सब्सिडरीज कंपनी है उनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुए हैं, होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुए हैं, कोई मतलब सेल परचेस हुई है, ठीक है, तो वो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है, एक ने खरीदा एक ने बेचा है। तो जब अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तब इनको क्या करते हैं, अपन एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो करंट पीरियड एडजस्टमेंट है, ये तो करंट पीरियड में जब इनकी होल्डिंग सब्सिडरी बन गई होगी उसके बाद का ट्रांजेक्शन है ना। तो तो ये क्या है ना, ये हमारा करंट पीरियड ट्रांजेक्शन है 15 लाख का। ठीक है, अनदर एडजस्टमेंट विच वाज मेड टू हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ बोथ पापा एंड बेबी लिमिटेड विच वाज ऑफ रुपीज 30 लाख। एक अकाउंटिंग पॉलिसी को हार्मोनाइज किया है जिसकी वजह से अपने 30 लाख का कुछ चेंजेस आया है। तो ये 15 लाख प्लस 30 लाख क्या है ना, 45 लाख है। तो ये जो 45 लाख है ना, इधर लिख रहा हूँ मैं ये जो 45 लाख है ये हमारे क्या है, करंट पीरियड एडजस्टमेंट है, करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स। ठीक है, सीपीए। और वो क्या है, हमारे परमानेंट एडजस्टमेंट है। अब है ना, किसी का दिमाग ऐसे चल रहा होगा कि ये जो नीचे वाला है ना, ये अनादर वाला। ठीक है, मैं इसको वापस हाईलाइट कर लेता हूँ, अनादर वाला, अनादर एडजस्टमेंट विच वाज मेड फॉर हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, कि मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी को हार्मोनाइज करना। तो अब है ना, मैं मेरी बात को समझना अच्छे से, मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा। ठीक है, ये मेरे खुद के दिमाग में आया है, जस्ट हो सकता है कि ये हाइपोथेटिकल हो, काफ़ी सब जरूरी नहीं हो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली एग्जाम्पल कैसा बन रहा है मेरे हिसाब से। सपोज मान लो कि अब आपके दिमाग में आएगा भाई, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज होना तो बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरा एक फ्रेमवर्क ही चेंज हो रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है। तो भैया फ्रेमवर्क चेंज हो रहा है तो इसके ये तो पूरा एक परमानेंट एडजस्टमेंट टाइप होगा। तो ऐसा नहीं मानते अपन, ये है ना करंट पीरियड एडजस्टमेंट है। ये कैसे मानेंगे अपन, कि जब भी कोई पेरेंट एंटिटी है, सपोज मान लो उस पर क्या हो रहा है, इंड एस एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, बड़ी कंपनी इंड एस एप्लीकेबल हो रहा है, और जो सब्सिडरी कंपनी है वो है ना एक छोटी कंपनी, उस पर एएस एप्लीकेबल है। तो अब जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तब ये इंड एस वाली कंपनी क्या करेगी, इस एएस वाली कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको इंड एस के हिसाब से बना के अपने इसमें क्या कर लेगी, मर्ज कर लेगी। ठीक है, तो इसके जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क थे, अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह जो थी, ये इसने चेंज करी है। तो क्या ये एक बार ही करेगी, नहीं, ये जितनी बार सीएफएस बनाएगी, हर साल बनाएगी, तो ये हर साल इसको क्या करेगी, चेंज करेगी। ये भाई अपना एएस में बनाएगा, ये इसको इंड एस में कन्वर्ट करेगी, ये वापस एएस में बनाएगा, ये इसको इंड एस में कन्वर्ट करेगी। तो ये ईयर बाय ईयर चलता रहेगा ये ट्रांजेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करंट पीरियड एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मैं मतलब समझ पा रहा हूँ कि ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, अनादर एडजस्टमेंट वाला, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हार्मोनाइज वाला पॉइंट काफ़ी अच्छा है, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिसको नहीं पता होगा ना तो वो एकदम बिल्कुल यू कह रहे यार ये क्या चीज़ पूछ लिए। ठीक है, तो नेवरदलेस अपन आगे बढ़ते हैं। अब वाइल प्लानिंग द ऑडिट, जब अपन ऑडिट की प्लानिंग करी थी और प्लानिंग कर रहे थे, ऑल जॉइंट ऑडिटर म्यूचुअली डिसाइडेड दैट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैश बुक विल बी इंटरेस्टेड विथ मिस्टर पास। मतलब कैश बुक के वेरिफिकेशन के लिए कौन है भाई लायबल, मिस्टर पास। बट मिस्टर पास फेल टू डिटेक्ट द फ्रॉड कमिटेड बाय कैशियर विच ही कुड हैव डिटेक्टेड इफ ही हैड प्रॉपरली चेक द कैश बुक। तो भाई साहब है ना, मिस्टर पास क्या हो गए, फेल हो गए हैं उसके फ्रॉड को डिटेक्ट करने में। किसके फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, कैशियर के फ्रॉड को। और वो अगर है ना जनरली मतलब नॉर्मली अगर वो कैश बुक चेक करते ना प्रॉपरली तरीके से तो वो डिटेक्ट हो सकता था। तो अब इसके लिए बंदा खुद अकेला लायबल होगा ना यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसको दे दी है, ने म्यूचुअली डिसाइडेड हो चुका है पहले ही। ठीक है, म्यूचुअली डिसाइड हो गया है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर पास के पास जाएगी, तो मिस्टर पास ही रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। दिस फ्रॉड वाज रिवील्ड इन द स्पेशल ऑडिट विच आर कंडक्टेड बाय डायरेक्शन ऑफ आरबीआई। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरीफाइंग विद एसएलआर रिक्वायरमेंट वाज इंटरेस्टेड। ठीक है, तो आरबीआई की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू कंप्लायंस ऑफ एसएलआर। ठीक है, विथ मिस्टर दास।
while performing audit on compliance with SLR requirement, compliance audit करी as per SLR requirement, Mr. Das used 12 odd dates in different month of financial year, ठीक है, मतलब 12 odd dates को जो डिफरेंट मंथ की होती है, मतलब हर महीने में करीब एक डेट फाइनेंशियल ईयर, मिस्टर दास विथ हिज प्रोफेशनल जजमेंट यूज द बिलो मेंशन डेट, मतलब क्या है ना कि अपन को SLR रिक्वायरमेंट को चेक करना रहता है, कब चेक करना रहता है, 12 ऑड डेट्स को, मतलब पूरे साल में 12 दिन चूज करने हैं और वो 12 दिन कौन से होने चाहिए, नॉट बीइंग ए फ्राइडे। समझ गए मेरी बात, ठीक है। SLR की रिक्वायरमेंट को कैसे चेक करते हैं, पूरे साल के अंदर 12 डेट्स को होगी, है ना, मतलब हर महीने की एक डेट होगी और वो जो भी डेट होगी नॉट बीइंग ए फ्राइडे, फ्राइडे नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो कभी भी मत बोल देना सर संडे, तो संडे वनडे अपने को कोई मतलब नहीं, बस अपने को मतलब है फ्राइडे से, फ्राइडे नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है SLR की रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं, इसने 12 बार चेक किया है, देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसने 12 महीनों में चेक किया है, लेकिन अब अपन को देखना पड़ेगा कि डे कौन सा था। ये देखो, ये देखो इसने एंट्री देखो, यही यही इसने क्या है ना गड़बड़ कर दी है, मतलब बंदा क्या, किसने बनाया होगा इसको, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ही कैसे दे दिया इसको, अरे यार। देखो जून में जो 9 जून था उसको फ्राइडे था, एक तो ये गलती, इस फ्राइडे को जून में फ्राइडे को नहीं करना था। भाई साहब जुलाई में भी गए 28 तारीख को, फिर फ्राइडे पकड़ लिया इन्होंने, ये फिर गलत काम कर दिया इन्होंने, गलती कर दी है। अगस्त में सही है, सितंबर में सही है, अक्टूबर अक्टूबर में फिर गए 27 को और वापस इन्होंने फ्राइडे चूज़ किया, ठीक है। इन्होंने फ्राइडे गलत चूज़ किया है, फ्राइडे को नहीं जा सकते। नवंबर में संडे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भले संडे हो, कोई संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, सैटरडे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फ्राइडे नहीं होना चाहिए। अपने को फ्राइडे ही देखना है, फ्राइडे के अलावा संडे मंडे नहीं देखना है, मतलब ऐसा है कि पब्लिक हॉलीडे मत देखने बैठ जाना है कि संडे है सर, संडे को तो छुट्टी रहती है, कोई छुट्टी नहीं है। नवंबर को संडे को देख लिया, दिसंबर को ट्यूसडे को देख लिया, जनवरी को संडे को देख लिया, फेब को मंडे को देख लिया, मार्च को संडे को देख लिया। देखो है ना, इसमें संडे संडे फ्रीक्वेंटली दे रखे हैं, संडे पता है दिए ही क्यों है, ताकि क्या है ना कि आप है ना संडे पे क्लिक मारो, ठीक है, मतलब संडे को आप रिकॉग्नाइज करके चलो, लेकिन जो 12 आवर्स डेट है ना उसमें अपन सिर्फ फ्राइडे कंसिडर करते हैं कि फ्राइडे को नहीं होना चाहिए, वो बाकी बाकी किसी भी दिन हो सकता है। तो अपने हिसाब से क्या क्या गलत किया उसने, जून में गलत किया, जुलाई में गलत किया और अक्टूबर में गलत किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर अपन आते हैं मिस्टर दास, ठीक है, कितने मिनट हो गए अपने को, 12 मिनट तो हो चुके हैं अभी तक पढ़ते पढ़ते, मैं ना समझाने पे एम्फेसाइज कर रहा था इस वजह से। मिस्टर दास वाज इंटरेस्टेड विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। देखो अपन है ना डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी की कैलकुलेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर टी को मिली थी, ठीक है। ऑन 31 मार्च 24 टोटल लाइबिलिटी स्टूड एट 200 करोड़, टोटल लाइबिलिटी कितनी थी, 200 करोड़ की, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इंक्लूड मार्जिन हेल्ड फॉर फंडेड फैसिलिटी ऑफ ₹3 करोड़, 3 करोड़ का मार्जिन फंड जो हेल्ड करता है फंडेड फैसिलिटीज वाला, वो इंक्लूड कर रखा है इस 200 करोड़ में। क्रेडिट बैलेंस ऑफ वन ब्रांच ऑफ ₹4 करोड़, किसी एक ब्रांच का क्रेडिट बैलेंस है 4 करोड़ का, वो इंक्लूड किया है। एडवर्स बैलेंस ऑफ नोस्ट्रो मिरर अकाउंट ऑफ ₹2 करोड़, 2 करोड़ का नोस्ट्रो का मिरर अकाउंट का बैलेंस ऐड कर रखा है। एंड अनएडजस्टेड डिपॉजिट ऑफ एजेंसी बिजनेस ऑफ ₹6 करोड़, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि है ना जो भी अपन है ना डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जो होता है कितना है अपना 200 करोड़, उसके अंदर है ना अपन को माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, जो मार्जिन हेल्ड फॉर फंडेड फैसिलिटीज है, ये है ना एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूडेड है, मतलब एक्सक्लूड है ना ये। और दूसरा क्या एक्सक्लूड है, अनएडजस्टेड डिपॉजिट फॉर एजेंसी, हाँ, अनएडजस्टेड डिपॉजिट फॉर एजेंसी बिजनेस, ये वाला भी क्या है ना एक्सक्लूड है। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या बनेगा, 90 191 करोड़, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार और अपन नीचे जाके देख लेंगे कुछ चेंजेस तो नहीं है, मुझे जहाँ तक याद है इतना ही है। फिर आ जाते हैं अपन लास्ट जो पैराग्राफ दे रखा है अपने को, मिस्टर वाइफ ऑफ मिस्टर सी ए दास, वाइफ ऑफ सी ए दास वाज ऑल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। सी ए दास की वाइफ है जो ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज
एक्टिवली इन्वॉल्व इन परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, ठीक है, वो शेयर्स की डीलिंग्स में है ना, परचेज सेल करते रहते हैं शेयर्स का, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। सी परचेज 100 शेयर ऑफ पावर लिमिटेड। अब इन्होंने क्या किया है कि जिस कंपनी का ऑडिटर मिस्टर दास है, उसकी वाइफ ने, मिस्टर दास की वाइफ ने उसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रखा है, ठीक है। कितने शेयर्स होल्ड किए? 100 शेयर, ठीक है। बाकी हम शेयर्स की नंबरिंग पे नहीं जाते हैं, हमको अमाउंट से मतलब होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि 100 शेयर्स कितने रुपए के हो रहे हैं वो? 100 रुपये ईच। 100 शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपये ईच है, और मार्केट में 15 लाख के बिक रहे हैं ये 100 शेयर, ठीक है। मतलब अगर एक की वैल्यू देखो तो कितनी बन रही है, करीब करीब एक शेयर की वैल्यू 15,000 रुपये बन रही है, मार्केट वैल्यू। ऑल द रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन वर मेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर एंड सिग्निफिकेंट मैटर वर डिस्कस विथ TCWG। फिर क्या बोला है कि ऑल जो रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायर्ड जो कम्युनिकेशन थी वो जॉइंट ऑडिटर को मिल गई थी, और सिग्निफिकेंट मैटर जो थे वो भी डिस्कस कर लिए उन्होंने TCWG के साथ में। एट द एंड एन अनमोडिफाइड रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विथ SA 700 इशूड। जो लास्ट में उन्होंने क्या है, SA 700 के हिसाब से अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे दी, विच वाज साइनली बाय ऑल 3 ऑडिटर्स, जिसको किसने, तीनों ऑडिटर ने साइन करा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अब कंसर्न रहेगा ना तो इस वाले पॉइंट में रहेगा कि जो वाइफ ऑफ सीए दास है उसने जो शेयर होल्ड किए हैं, जो 100 शेयर हैं जो कि जिनकी मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख से ज़्यादा का शेयर अगर कोई भी रिलेटिव कोई भी होल्ड करता है तो फिर तो बंदा ऑडिटर ही नहीं बन सकता। अगर जैसे मैं स्टेटरी ऑडिटर हूँ और मेरी वाइफ है, अगर मेरी वाइफ किसी कंपनी में मोर देन 1 लाख रुपीज़ के शेयर होल्ड करती है तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, है ना, ठीक है। पर वो 1 लाख रुपीज़ कौन से होते हैं? वो 1 लाख रुपीज़ होते हैं फेस वैल्यू, ठीक है, कि शेयर की जो फेस वैल्यू के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ एक्सीड नहीं होने चाहिए। तो देखो शेयर्स कितने हैं? 100 शेयर है, ठीक है, और उनकी जो कंपनी की जो वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी? 100 है। तो 100 शेयर 100 रुपीज़ का एक है, मतलब 10,000 रुपीज़ हो रहे हैं, यानी ये 1 लाख रुपीज़ को एक्सिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बंदा ऑडिटर बन सकता है। अच्छा, मार्केट वैल्यू 15 लाख है, वो कोई रिलेवेंस नहीं रखती है, हमको है ना फेस वैल्यू देखनी रहती है। तो अभी तक अपन ने इतनी रामायण करी, इतनी फसफस करी है, करीब करीब 17 मिनट हो गए हैं। अभी तक अपन केस स्टडी समझ रहे थे, मतलब कितना ज़्यादा एम्फेसाइज किया अपन को, अपन ने समझने पे और मैंने भी समझाने पे आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा है ना कि अब अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना, एकदम बिल्कुल क्रीम क्रीम एकदम फटाफट एकदम समझ में आएगा अपने क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन सिचुएशन। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फॉर गिवन इफेक्ट ऑफ मर्जर, ठीक है, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट 250 लाख कैसे हुआ? अच्छा देखो, 250 लाख हुआ ना, अब आपके दिमाग में एकदम एकदम से ही आएगा, अगर सर 250 लाख तो कोई पढ़ा ही नहीं है। तो ये जो 2 करोड़ पढ़ा था अपन ने, ठीक है, ये जो 2 करोड़ पढ़ा था अपन ने, और ये जो 50 लाख पढ़ा था अपन ने, ठीक है, 2 करोड़ और 50 लाख कितना होता है? 2 करोड़ को अपन लैक्स में लिखेंगे तो 200 लैक्स, और ये 50 लैक्स तो 250 लैक्स, गुडविल प्लस NCI। फॉर द गिविंग इफेक्ट ऑफ मर्जर परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कितने हो गए? 250 लाख के, और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कितने हो गए? 45 लाख के। कहाँ से हो गए 45 लाख? देखो मैंने लिख रखा था, करंट पीरियड एडजस्टमेंट कितने हो गए? 45 लाख के। इसमें तो एक तो 15 लाख का ये, और दूसरा ये हार्मोनाइज करी थी अकाउंटिंग पॉलिसी जिसकी, उसकी वजह से 30 लाख का डिफरेंस आया था, तो वो भी हमारा क्या था? करंट पीरियड एडजस्टमेंट था, ठीक है। तो 15 प्लस 30 कितने हो गए? 45। इस वजह से क्या हो गया, हमारा आंसर ए ही हो गया है, ठीक है। अब आप बाकी के पढ़ सकते हो। 280 लाख ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, और 295 है ही नहीं, 265 वाला भी नहीं है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, लिस्ट डाउन ऑल द मंथ्स हुज डेट हैज बीन सेलेक्टेड इनअप्रोप्रिएटली बाय सीए दास फॉर कैलकुलेशन ऑफ SLR कंप्लायंस। कौन सी जो सेलेक्टेड डेट है वो इनअप्रोप्रिएट है, सीए दास ने जो इनअप्रोप्रिएटली ली है वो कौन सी डेट होगी, कौन से मंथ्स की डेट है? अपन ने देखा था कि उसने, जो बंदे ने फ्राइडे फ्राइडे वाली डेट्स ली है वो गलत ली है। फ्राइडे फ्राइडे वाली डेट्स कौन सी है? जून, जुलाई और अक्टूबर, ठीक है। तो आ जाओ, कोई ऑप्शन है अपने पास? आ गया, जून, जुलाई, अक्टूबर, ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग SLR कंप्लायंस, ठीक है, पापा लिमिटेड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम लाइबिलिटी, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, DTL, है ना। तो क्या होगी DTL की वैल्यू? अपन ने वही निकाल लिया था, 191 करोड़,
कैसे निकाला था कि 200 -3 -6, 200 -3 -6 है ना, कि एक्सक्लूड होते हैं क्या, मार्जिन हेल्ड बाय फंडेड फैसिलिटी और अनएडजस्टेड डिपॉजिट फॉर एजेंसी बिजनेस। ठीक है, थर्ड वाला भी हो गया अपना। अब फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। विल सीए विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आफ्टर हिज वाइफ परचेस 100 शेयर फॉर ₹15 लाख। मैंने बता दिया आपको कि जो 100 शेयर की वैल्यू होती है वो अपन फेस वैल्यू के हिसाब से देखते हैं। तो 100 शेयर 100 रुपीज़ का एक है, 10,000 की फेस वैल्यू बनती है, 1 लाख से कम है नॉट गिल्टी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अपना है 1 लाख फेस वैल्यू वाला। सीए दास विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एस ही इज नॉट डिसक्वालिफाइड एज एन ऑडिटर ऑफ पापा लिमिटेड एस हिज वाइफ आउंस शेयर लेस देन ₹1 लाख फेस वैल्यू। 1 लाख की फेस वैल्यू से कम के शेयर होल्ड कर रही है। ठीक है ना, इस वजह से ये अपना आंसर है। ठीक है, तो आ जाओ नीचे आंसर आप चेक कर लेना। ये जो सी वाला है देखो, इसमें ना स्पेसिफिकली लिखा है मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट्स फॉर फंडेड फैसिलिटीज, अनएडजस्टेड डिपॉजिट और बैलेंसेस लाइंग इन लिंक ऑफ ब्रांचेस ऑफ एजेंसी बिजनेस। ठीक है, तो ये अपन क्या करते हैं, एक्सक्लूडेड फ्रॉम लाइबिलिटी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, एक्सक्लूडेड है डीटीएल की लाइबिलिटीज में से। ठीक है, तो इस वजह से क्या अपन ने उसको 3 को और 6 को अपन ने निकाला था, ये रह गया देखो यहाँ पे, और 191 करोड़ अपना आंसर बना था। ठीक है, और डी वाला देख लेना आप, डी वाले में भी सेम मैंने जो बताया आपको वो दे रखा है उसमें। तो ओके, इसी के साथ अपना केस सिनेरियो खत्म होता है। काफ़ी काफ़ी लंबी चली गई है वीडियो, लेकिन ठीक है, मज़ा आया समझने में। और ये 12 आवर्स वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। परमानेंट कंसोलिडेशन और करंट पीरियड कंसोलिडेशन भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और साथ में ये 1 लाख वाली लिमिट तो अपन इंटर से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में नहीं आती। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ये समझ गए। तो ठीक है, ठीक है, अपनी केस सिनेरियो खत्म होगी। काफ़ी अच्छा टाइम अपन ने लगाया है इस पे, तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी आई होप। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट केस सिनेरियो में।